अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और वेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो देख लिए थे। ओके, आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अगले जो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो जैसा हमने देखा था कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ओके, अब रहा सवाल डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक नया काम ये करेंगे कि हम अलग अलग टाइप की एक्सिस लेने की कोशिश करेंगे। ओके, अलग अलग हम एक्सिस लेंगे और वो एक्सिस के हिसाब से हम डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। ओके, अब इस बात का क्या मतलब है तो मैं उसको पहले थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसी सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, और इस स्ट्रेट लाइन पर आपने मान लो कि यहाँ इस जगह पर एक पॉइंट लिया 0। अब आप इसके सीधे हाथ पर मतलब राइट साइड में आप यहाँ लोगे 1, फिर लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। ओके, इन्फिनिटी तक। ऐसे आप लेफ्ट साइड में लेंगे -1, -2, -3 एक्सेट्रा। ओके, मतलब हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, एक नंबर लाइन है। अब सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ए पर कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर बैठा हुआ है, और सपोज करो कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है और वो यहाँ से निकलकर कुछ दूर चला जाता है। सपोज करो कि वो यहाँ चला गया, ये डायरेक्शन के अंदर। इस पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूँ। तो वो ए से निकलकर बी तक ऐसे सीधे गया है। ओके, यानी इस लाइन के ऊपर वो ऐसे सीधा सीधा चला गया, ए से लेकर बी तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एकदम सिंपल वे में आप उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल वे में आप उसकी दो अलग अलग पोजीशंस ले लेंगे। जैसे यहाँ की उसकी पोजीशन लेंगे आप x1, यहाँ की पोजीशन ले लेंगे x2, और फिर आप बताएंगे कि डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन x2 है, इनिशियल पोजीशन x1 थी, तो x2 माइनस x1। इसका मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो आ जाएगा +3 माइनस, और x1 की वैल्यू लेंगे तो वो है -2। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आपने इस नंबर लाइन के ऊपर एक पार्टिकल को इमेजिन किया जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। ये वाली जो मोशन है, इस मोशन में आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी, और वो एक कोऑर्डिनेट जो था वो था एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसको यानी एक्स कोऑर्डिनेट को अगर यूज़ करते हैं, तो हम इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। ये वाली जो स्टडी होती है या ये वाली जो मोशन है, जाहिर है जैसा आप देख रहे हो कि ये जो मोशन है अलोंग द लाइन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लीनियर मोशन। ओके, ये लीनियर मोशन का केस है, और लीनियर मोशन के अंदर पार्टिकल जो है उसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वन डायमेंशनल मोशन थी। ओके, वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, मोशन अलोंग ए लाइन जिसके अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट स्टडी करने के लिए काफ़ी हो। तो ये थी कहानी वन डायमेंशनल मोशन की। अब हम एक थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा देते हैं। पहले अभी मैं यहाँ पे जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए समझा रहा हूँ कि वन डायमेंशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन की बात करे थे। ओके, चलो अब हम ये डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए। अब मैं इसका नाम एक्स एक्सिस रख देता हूँ, और अब इसको क्रॉस करने के लिए मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, और मान लो कि ये वाई एक्सिस है। ओके, और जाहिर है इन दोनों ने जहाँ क्रॉस किया तो ये ओरिजिन हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो कि ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, तो इसने ये इधर का ये पूरा एरिया कवर किया,
और ये वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है इसने ये पूरा एरिया कवर किया। मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया कर लो तो आपको ये पूरी प्लेन जो है वो मिल जाएगी। आप गौर से देखो, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड का जो प्लेन है, ओके, इस बोर्ड की पूरी प्लेन जो है वो इन दो एक्सिस ने मिलकर कवर कर दी है। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि अगर मान लो पार्टिकल यहाँ आता है पॉइंट ए पर, तो इस ए पॉइंट के ऊपर आपको इसके ऐसे दो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, x1 और ये कोऑर्डिनेट होगा y1। तो यहाँ इसकी पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा x1 y1। ओके, सपोज करो यहाँ से निकल कर मान लो ऐसे अगर गया है, तो ये भी लीनियर मोशन जैसा नजर आ रही है। मान लो कि वो यहाँ पर पहुँच गया पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स उसके बनेंगे वो कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2 और इसकी पोजीशन लिखना पड़ेगा x2 y2। ओके, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी इसका डिस्टेंस कितना कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप अभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरी जो कहानी मैंने अभी आपको बताया, इस कहानी के अंदर पार्टिकल जो है वो उसकी जो मोशन हो रही है वो पर्टिकुलरली इस प्लेन में हो रही है, और इस प्लेन का जो नाम है वो है एक्स ओ वाई प्लेन। एक्स ओ वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये उनका इंटरसेक्शन जो ओ पॉइंट है, इन लोगों ने मिलकर ये जो प्लेन बनाया है, ये पूरी प्लेन के अंदर ये पूरी मोशन हो रही है। इसको हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग एक्सिस है इसलिए ये होगा टू डायमेंशन। ओके, इसको हम टू डायमेंशन बोलेंगे। और ये टू डायमेंशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वो दो दो है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो टू डायमेंशन। लेकिन टू डायमेंशन के अंदर जो मोशन हो रही है पार्टिकल की, वो मोशन हो रही है इन ए प्लेन। इसका मतलब यहाँ पर मामला आ गया प्लेन का। ओके, तो जब हम 1D की बात करेंगे यानी वन डायमेंशन की, हम अलोंग द लाइन रहेंगे। जब हम टू डायमेंशनल की बात करेंगे हमारी तरक्की हो जाएगी, हम लाइन से उठकर प्लेन में आ जाएंगे। ओके, तो ये मामला था वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशंस का। अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, और वो वेक्टर्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें वेक्टर्स को समझने के लिए हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलो और हम एक काम करते हैं। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक लाइन लिए जैसे कि एक्स एक्सिस, तो ये वन डायमेंशनल केस होगा, लाइन के ऊपर मोशन यानी मोशन अलोंग ए लाइन, वन डायमेंशनल केस। अब आप इसको क्रॉस कर दो एक वर्टिकल एक्सिस के साथ में, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। जैसे ही आप वाई एक्सिस ले लोगे ये दोनों का इंटरसेक्शन ओ आ जाएगा, और अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर प्लेन बना देंगे। ये टू डायमेंशनल वाला केस हो गया यानी प्लेन का। अब मैं यहाँ पर एक नया काम ये करूँगा कि यहाँ से मतलब पॉइंट ओ से मैं एक एक्सिस ऐसी बनाऊँगा। ओके, ऐसी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल यानी वर्टिकल एक्सिस। जब मैं यहाँ पर एक ऐसी वर्टिकल एक्सिस ऐसी बनाऊँगा, जाहिर है उसको हवा में बनाना पड़ेगा, वो ऐसे हवा से ऐसे जाएगा, वो इस बोर्ड के पीछे भी जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों से, या ये जो पूरी प्लेन जो है बोर्ड की, इस बोर्ड की प्लेन से वो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा। तो ये वाली जो एक्सिस है, क्योंकि इसको बनाया नहीं जा सकता इसलिए मैं उसको यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए इस जगह बना रहा हूँ। मान लो कि वो जेड एक्सिस है। अब आप गौर से देखो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने मिलकर ये प्लेन तैयार किया, लेकिन जैसे ही हमने ये जेड एक्सिस तैयार किए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, इन लोगों ने मिलकर अब ये पूरा इलाका जो है, पूरा का पूरा जो स्पेस है, ये उन्होंने बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप कोई पॉइंट को ऐसा हवा में लोगे, स्पेस में जब आप उसको लेंगे, तो उस पॉइंट के आपको तीन कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर पॉइंट पी बना देता हूँ। वैसे तो मैं ये बोर्ड में बना रहा हूँ, लेकिन ये बोर्ड में नहीं है। आप इसको इमेजिन करो कि ये बोर्ड के सामने यहाँ हवा में है। ओके, अगर ये पॉइंट ऐसे हवा में स्पेस में अगर मैं बनाता हूँ, तो आपको पता है कि अब उसके तीन कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का एक्स, वाई का वाई एक्सिस के लिए वाई, और जेड एक्सिस के लिए जेड कोऑर्डिनेट, मतलब टोटल मिलाकर तीन कोऑर्डिनेट होंगे। अब अगर उसके तीन कोऑर्डिनेट हैं, इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल वाला केस हो गया। ओके, तो अब हम इसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मामला, यानी थ्री डायमेंशनल केस होगा। ये जो भी मोशन होगी तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन होगी, और ये मोशन कहाँ पर होगी, तो ये होगी पूरे स्पेस के अंदर। मतलब यहाँ पर अब हम यहाँ आ गए स्पेस में। तो टोटल मिलाकर जब हम
जब जो पार्टिकल की हम स्टडी कर रहे हैं वो पार्टिकल अगर धीरे धीरे करके अगर वो तरक्की करने लगता है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि वो लाइन पर मूव होगा तो एक डायमेंशन, फिर वो तरक्की करके प्लेन में आ जाएगा तो 2 डायमेंशन, यानी उसको 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, फिर वो तरक्की करते करते स्पेस में आ जाएगा और अब उसके पास 3 डायमेंशन हो जाएंगे। अब जहां तक डायरेक्शंस का ताल्लुक है वहां तक आपको अब इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल जो होगा तो ये सारे डायरेक्शंस को, सारी डायमेंशंस को ये कवर कर सकता है। हालांकि डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा 4D, 5D, 6D, बहुत सारे डायमेंशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जहां तक डायरेक्शन का ताल्लुक है आपको 3D के आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी कहानी या इतना जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब हम वेक्टर्स की जब स्टडी करेंगे तो हम एक्चुअली स्पेस में हमेशा 3D की बात करेंगे। ओके, स्पेस का मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है तो उसके आगे का एटमॉस्फेयर, उसके आगे का जो पूरा गैसियस एनवेलप, वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर स्पेस का मतलब है ये पूरा का पूरा इलाका जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ने मिलकर बनाया है। ओके, चलो अब हम चलते हैं एक और बहुत ही ख़ास टाइप के वेक्टर पर जो हमने पिछले लेक्चर में जो है उसको नहीं लिया था। और उसको क्यों नहीं लिया था तो उसका रीज़न यही था कि उसको हमको डिटेल में समझना था, और इसीलिए मैं आज का ये लेक्चर में अब उसकी बात करूँगा। तो अब आप देखिए, सपोज करो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और यहाँ ऐसे सामने ये जेड एक्सिस है। और ये सामने क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ से ऐसे बना देता हूँ। तो ये जेड एक्सिस है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये तीनों की तीनों जो एक्सिस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों की तीनों एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर हैं। ओके, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट लिया। आप लोग याद रखना ये पॉइंट इस बोर्ड में नहीं है बल्कि ये हवा में बना हुआ है। ओके, इमेजिन ये करना है कि वो बोर्ड में नहीं है बल्कि बोर्ड के सामने स्पेस में बना हुआ है। तो इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, और अब जाहिर है इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। ओके, तो अब हम एक काम करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है O, मैं इस पॉइंट को, मतलब ओरिजिन को ये वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ओके, मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा यहां पर मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा। एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो ओरिजिन को जोड़ने वाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, और याद रखो कि ये पॉइंट स्पेस में है। ओके, तो ये जो वेक्टर हमारे पास बना हम इसका नाम रख सकते हैं OP बार वेक्टर। ओके, और अब आप एक चीज देखो कि ये OP बार वेक्टर जो है ये क्या चीज बताएगा। OP बार वेक्टर की जो लेंथ है यानी O से लेकर P तक, वो ये कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब वो OP बार वेक्टर जो है वो इसकी पोजीशन बता रहा है। ओके, साथ ही साथ ये एरो के जरिए जो डायरेक्शन जो हमको मिली उसके जरिए हमको पता चल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू O पॉइंट P कहाँ पर है। मतलब पॉइंट O के रेफरेंस में, पॉइंट O के रेफरेंस में पॉइंट P की पोजीशन का हमको पता चला, इसीलिए ये जो वेक्टर है हम इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर है जो पिछले मतलब लेक्चर में हमने इसको कवर नहीं किया था, और उसका रीज़न आपको ध्यान में आ गया होगा। उसके लिए ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर आपको नहीं बताया था। डिफरेंट टाइप के हमने वेक्टर्स की बात करे थे लेकिन पोजीशन वेक्टर की बात नहीं करे। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली ये वाला वेक्टर है। अब सबसे पहला मामला आएगा कि इसको डिफाइन कैसे करोगे। ओके, आप याद रखो पोजीशन वेक्टर जो है उर्दू में हम इसे मकामी सिमतिया कहते हैं। ओके, मकामी सिमतिया, क्योंकि मकाम बताएगा और सिमत भी बताएगा, इसीलिए इसको पोजीशन वेक्टर को उर्दू में मकामी सिमतिया कहा जाएगा। ओके, अब सवाल आएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब रहेगा जब आप किसी पॉइंट को यानी स्पेस में मौजूद किसी पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन आपको मिलेगी वो लाइन पोजीशन वेक्टर होती है। ओके, द लाइन जॉइनिंग origin with any point in the space is known as position vector। दोबारा से सुनो आप लोग और इसी तरह से इसको नोट डाउन करना। द लाइन ज्वाइनिंग O मतलब origin with the point in the space
इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। उर्दू में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, ओरिजिन को दिए गए पॉइंट के साथ जोड़ने पर जो वेक्टर आपको मिलेगा, जो लाइन आपको मिलेगी, उस लाइन को या उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ओके, तो ये थी कहानी पोजीशन वेक्टर की। ओके, अब आप लोग देखिए, इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमको ये देखना है कि पोजीशन वेक्टर, इसको हम कई मर्तबा आर बार भी लिखते हैं, यानी जनरली हम उसको आर बार से डिनोट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस आर बार की हम मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए कि ओरिजिन जो है इसके कोऑर्डिनेट हमको लिखना पड़ेगा 0 0 0। ओके, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। वहां पर x भी 0 होगा, y भी 0 और z भी 0, क्योंकि वहीं से सारी एक्सिस हम ओरिजिनेट होते हुए बता रहे हैं। और स्पेस में मौजूद पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x y z। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लेना हो, इसका मतलब होगा मॉड OP बार अगर मुझे लेना हो, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। और डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो अब ये आ जाएगा मॉड OP बार इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो x2 का मतलब है x और x1 का मतलब है 0, तो x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ऐसी z2 माइनस z1 यानी z माइनस 0 मतलब z का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर OP बार की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मतलब जब भी आप किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आपको मिलता है, तो आप उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ओके, तो ये थी कहानी पोजीशन वेक्टर की और साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड की। ओके, अब हम एक और चीज़ साथ ही साथ यहीं पर एक और चीज़ कवर कर लेते हैं। आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन के यूनिट वेक्टर तो दुनिया में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ऐसा है, मतलब कैसा है ये यूनिट वेक्टर जो है अलोंग OP बार है। ओके, अब मैं इसका कुछ तो भी एक नाम रख देता हूँ। सपोज करो मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए मैं उसका नाम A बार रख देता हूँ, लेकिन क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है मुझे उसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। तो ये जो A कैप है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग OP बार। तो सवाल ये आएगा कि क्या ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान में आया हो, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर आप निकाल सकते हो। यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू, ये जो यूनिट वेक्टर है A कैप, इसकी वैल्यू या इसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम वेक्टर देखेंगे कि वो किस वेक्टर के अलोंग है। जाहिर है वो है OP बार वेक्टर के अलोंग, तो हम ले लेंगे OP बार और उसको डिवाइड करेंगे उसी की मैग्नीट्यूड से, मतलब मॉड OP बार से। तो जब आप OP बार वेक्टर को मॉड OP बार से डिवाइड करेंगे तो जो वेक्टर आपको मिलेगा वो होगा A बार वेक्टर, मतलब A कैप मिलेगा, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग OP बार। तो दुनिया के किसी भी वेक्टर के अलोंग में आप यूनिट वेक्टर इस तरह के फॉर्मूले से जो है वो बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड सारी कहानी। मतलब इतनी चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है पोजीशन वेक्टर के बारे में। मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर देता हूँ, आप दोबारा से देख लो। OP बार यानी पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? द वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ओरिजिन विद द पॉइंट। ओके, यानी ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन को किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ने पर जो वेक्टर आपको मिलता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। उसको हम OP बार भी लिख सकते हैं, R बार भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर बनाना चाहें तो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी मॉड OP बार या मॉड R बार इज इक्वल टू
डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और उस हिसाब से उसका फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओपी बार, इसके अलॉन्ग में अगर कोई यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, कोई भी यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर के अलॉन्ग में हो, तो उसको अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ओपी बार वेक्टर लेंगे और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलो ये था मामला पोजीशन वेक्टर को मतलब उसके कंप्लीट डिटेल्स। जस्ट एक समझाने के लिए या इसको पक्का करने के लिए इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा मान लो, आप लोग भी साथ ही साथ नोट करते जाओ इसको। मान लो कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3। ओके, आपको बताना है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा और आपको ये भी बताना है कि उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, और फिर आपको उस पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, यानी क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर पॉइंट P ए 1 2 3 हो तो ओपी बार वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर बनाइए इस पॉइंट के लिए, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करो और साथ ही साथ उसका यूनिट वेक्टर भी मालूम करो, यानी उसका यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और वो आपको दिए हुए हैं 1 2 3, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर ओपी बार। अब सवाल ये आएगा कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या लेंगे, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। ओके, आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, और ये जो ओरिजिन है यहाँ पर O, और ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x y z है। ओके, आपने क्या किया, O को P के साथ जोड़ दिया ये इस तरीके से, तो ये आपका OP बार बन गया। लेकिन आपको पता है कि ये डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर I है, I कैप, ये डायरेक्शन वाला जो है वो J कैप, और ये डायरेक्शन वाला जो है वो K कैप। तो हम क्या करेंगे, जब पोजीशन वेक्टर लिखने की बारी आएगी तो हम x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे, यानी एज ए कोएफिशिएंट। यानी मतलब क्या हुआ, ये जो x कोऑर्डिनेट है हम यहाँ पर ले लेंगे x, और ये देखेंगे कि अलॉन्ग x कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, तो अलॉन्ग x यूनिट वेक्टर होता है I, तो हो जाएगा x I कैप। उसके बाद प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट है y, तो हम लोग y लेंगे, और अब साथ ही साथ क्या करेंगे, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, वो आ जाएगा j कैप, प्लस ऐसे ही हम लोग तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो z, और अब उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z से, मतलब k कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी भी पार्टिकल, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आपको निकालना है तो ओपी बार वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स के साथ में आई, वाई के साथ में जे और जेड के साथ में के। ओके, अब आप देखो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बन गया इस पॉइंट के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेक्टर ही अगर बनाना हो तो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख दूंगा, क्योंकि आई जे के तो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक्स की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1i, प्लस y की वैल्यू है 2, तो 2j, प्लस z की वैल्यू है 3, तो 3k। इसका मतलब टोटल मिलाकर ओपी बार वेक्टर हमको ये चीज मिला है, ओपी बार इज इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, अब सवाल आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ओके, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस फार्मूले से निकालना पड़ेगा, तो वो फार्मूला ये है। तो ये आ जाएगा मॉड ओपी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस y यानी 2 का स्क्वायर, z यानी 3 का स्क्वायर। ओके, और अब इस तरह से ये क्या आ जाएगा, तो मॉड ओपी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। इसका मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 10 प्लस 4 इज 14। तो मॉड ओपी बार की वैल्यू हमको मिली स्क्वायर रूट ऑफ 14। ओके, तो आप लोग देखिए जो पॉइंट आपको दिया गया था आपने उस पर से पहले पोजीशन वेक्टर बनाया, फिर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए और उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से आ गया। ओके, और मॉड ओपी बार यानी मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट 14 आ गया है। अब आखिरी चीज़ रह गई है और वो है यूनिट वेक्टर। तो
यूनिट वेक्टर हम किस तरह से निकालेंगे वो अब आप देखो। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, इसलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी बार क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी बार अगर हमको निकालना है तो हम उसका कुछ एक नाम रख देते हैं। मान लो यूनिट वेक्टर है इसलिए यू कैप रख देते हैं उसका नाम। तो यू कैप इज इक्वल टू वो आ जाएगा पोजीशन वेक्टर मतलब ओपी बार अपॉन मॉड ओपी बार। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये दोनों की वैल्यूज रख दो लाकर। आपको पता है कि ओपी बार वेक्टर क्या था, 1i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय मॉड। मॉड ओपी बार की वैल्यू कितनी थी, √14। तो आप यू कैप को ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन √14 आई कैप प्लस 2 अपॉन √14 जे कैप प्लस 3 अपॉन √14 के कैप। ओके, तो ये जो वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी बार होगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए एक और पॉइंट आपको लेकर बताता हूं ताकि आपके और आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, मान लो कि आपको एक पॉइंट P दिया गया है और उसके कोऑर्डिनेट है -3, 0, 5। ओके, आप याद रखो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि स्पेस में तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने पहला कोऑर्डिनेट ले लिया -3, दूसरा ले लिया 0, तीसरा पॉजिटिव नंबर ले लिया। ओके, चलो आपका टारगेट वही है कि ओपी बार वेक्टर बनाओ, फिर मॉड ओपी बार निकालो, फिर यूनिट वेक्टर निकालो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपी बार वेक्टर। ओपी बार वेक्टर क्या होगा, xi प्लस yj प्लस zk, मतलब यह आ जाएगा ओपी बार इज इक्वल टू एक्स की जगह पर आ जाएगा -3i प्लस वाई की जगह पर आएगा 0j प्लस z की जगह पर आ जाएगा 5k। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा ओपी बार इज इक्वल टू -3i कैप। अब ये 0j का मतलब ये टर्म गायब हो गई, प्लस ये हो जाएगा 5k कैप। तो आप याद रखो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, यानी जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओपी बार, और उसकी वैल्यू मतलब ओपी बार वेक्टर जो हमको मिला वो मिला -3i प्लस 5k। आप देखो इसमें से j गायब हो गया है क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 था। तो i, j और k में से कोई भी एक टर्म गायब हो भी सकती है, कोई दो भी टर्म गायब हो सकती हैं। ओके, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड ओपी बार इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² स्क्वायर रूट के अंदर, यह आ जाएगा √x²। अब आप देखो इसमें आई कैप का जो कोएफिशिएंट है -3 वो x है, यह आएगा -3 का स्क्वायर। इसके बाद y का मतलब है 0 तो 0 का स्क्वायर, z का मतलब है 5 तो 5 का स्क्वायर। ओके, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर होगा 9, 0 का स्क्वायर गायब हो गया यानी 0, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसका मतलब ये आएगा दोनों को इसमें अगर ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा √34। ओके, मतलब मॉड ओपी बार की वैल्यू आ गई √34 इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए। ठीक है, और अब आखिरी चीज़, आपको यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी बार बनाना है। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी बार अगर आपको बनाना है तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यू कैप इज इक्वल टू ओपी बार अपॉन मॉड ओपी बार। ठीक है, और अब इसमें बस ये वैल्यूज़ ला के रख देते हैं। तो देखिए ये कितना है, ये √34, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आ जाएगा ओपी बार कितना है, देखो उसमें -3i प्लस 5k डिवाइडेड बाय मॉड ओपी बार की वैल्यू आई थी √34, बराबर है। तो या तो आप इसको ऐसा रहने दो जैसा लिखा हुआ है, या फिर आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 बाय √34 आई कैप
प्लस 5/√34 जे कैप। ओके, तो ये था, मतलब इस तरीके से ये जो है ये यूनिट वेक्टर आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर के लिए। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया जाए तो आप उसका पोजीशन वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर जो है वो बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर भेज सकते हो। ओके, पॉइंट पी है 3 0 -2 और दूसरा है पॉइंट पी -2 -3 4। ओके, ये 2 पॉइंट्स के लिए आप पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसी तरीके से यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, ये आप मुझे करके बताएंगे, मतलब ये आप मुझे भेजना है आपको करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट कर लिए और वो है पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब सवाल आएगा कि अब हमारा जो अगला जो टॉपिक यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं वो है वेक्टर्स ऑपरेशंस, यानी हम वेक्टर्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो ऑपरेशन किसी वेक्टर के साथ किया जा सकता है वो ये है कि आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब इस बात का मतलब देखो क्या होगा, मान लो कि एक वेक्टर आपके पास ए बार है और अब आपके पास कोई भी एक नंबर आप ले लो, जैसे मान लो 3 है, तो हम यहाँ पर ये 3 से इस ए बार को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर है जब आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स वो बड़ा हो जाएगा, बराबर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये ऐसे ले सकते हैं आप लोग, मान लो कि ये ए बार है, तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से, मतलब सादे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था उसका पहला ऑपरेशन, मतलब पहला ऑपरेशन का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से, स्केलर यानी नंबर, सादा नंबर जिसमें डायरेक्शन ना हो, उससे उसको मल्टीप्लाई करना। तो ये हमने अभी अभी देखा। अब हम दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, दूसरा ऑपरेशन जो हमको देखना है वो है एडिशन, यानी आपको यहाँ पर वेक्टर्स जो है उनका मजमुआ लेना है, उनको जमा करना है। ओके, तो एडिशन एंड सबट्रैक्शन। अब आप देखो, आपको जमा करना है और उसी तरह तफरीक भी करना है वेक्टर्स की। तो सबसे पहले तो हम एडिशन की बात कर लेते। देखो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। मान लो कि एक वेक्टर है ए बार, ओके, और एक दूसरा कोई वेक्टर है यहाँ पर बी बार, और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करने के लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट ये लेंगे कि ये देखेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं तो इनके हेड और टेल पहले डिसाइड कर लो। ओके, अब उसमें डिसाइड करने की कोई बात ही नहीं है, आपको कंफर्म पता है, मैंने शुरू में आपको बता चुका हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको टेल कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हेड कहेंगे। इस वेक्टर के लिए ये टेल है और ये पॉइंट हेड है। तो अगर आपको ये दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ए बार प्लस बी बार, ये चीज़ अगर आपको मालूम करना हो तो उसका एक सबसे आसान आइडिया ये है कि जहाँ पर पहला वेक्टर एंड हुआ वहाँ से आप दूसरा वेक्टर शुरू कर दो। दोबारा से सुनो आप, जहाँ पहला वेक्टर एंड हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू कर दो। मतलब क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जहाँ पर हेड है वहाँ पर दूसरे वेक्टर का टेल लेकर आ जाओ। तो अब देखो एक काम करेंगे, ये वाले वेक्टर को मैं उठाकर यहाँ ला लेता हूँ, इस जगह पर ये मैंने इससे पैरेलल ला लिया। मान लो ये जो है, सपोज करो कि ये बी बार है। ओके, तो अब ये वाला जो वेक्टर था, ये वेक्टर यहाँ से हट गया और उसको पैरेलल सरकाते हुए मैंने यहाँ लेकर आ गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी बार है। बी बार की जो टेल है वो मैंने ए बार के हेड के साथ में लाकर जोड़ दिया हूँ, और ये इसका यहाँ पर हेड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन कौन सी होगी, तो इसकी एडिशन का मतलब ये होगा कि जब आप सेकंड वेक्टर की टेल को
पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे टाइम पर पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का जो हेड है, इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर बनेगा वो ए बार प्लस बी बार को बताएगा, वो ए बार प्लस बी बार होगा। ओके, यानी अगर आपने पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड कर दिया, जोड़ दिया एक जगह पर, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो ए बार प्लस बी बार को दिखाएगी, तो वो ए बार प्लस बी बार होगी। ओके, तो ये था दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ओके, यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखो कि देखो ये ऐसा ऐड करने से एक ख़ास चीज़ ये हुई कि एक ट्रायंगल बन गया, तो इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। मतलब ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको बोला हूँ इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो फॉर्मेट जो बना वो एक ट्रायंगल जैसा बन गया। ओके, और ये बहुत आसान भी है। चलो मैं इसी चीज़ को और एक बार आपको जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मान लो ये वाला पॉइंट जो है ये ए है और ए फॉर आप इसको अमरावती बोल दो थोड़ी देर के लिए। ओके, मान लो यहाँ से निकल कर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गए, पॉइंट बी पर, बी फॉर बदनेरा ले लेते हैं। तो आप मान लो ए से बदनेरा चले गए, इसके बाद आप बी से निकल कर सपोज करो किसी और जगह पर सी पर चले गए, मान लो चांदू रेलवे पहुँच गए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आप कितने दूर तक चले गए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अमरावती से निकले बदनेरा पहुँचे, बदनेरा से निकले चांदू रेलवे पहुँच गए, तो आप कहाँ तक पहुँचे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल वे में इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये जो आपका आंसर आएगा ये आप बताएंगे कि आप स्टार्ट यहाँ से हुए थे और फाइनल आप यहाँ पहुँचे। ओके, तो अगर मान लो ये ए बार वेक्टर है और ये बी बार वेक्टर है तो फिर ये ए बार प्लस बी बार वेक्टर होगा। ओके, ये इसका सिंपल सा मीनिंग इस तरह से है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दो वेक्टर्स को हम इस तरह से जमा कर सकते हैं। दो मतलब कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपके पास दिए जाएं तो हम उन दोनों को, उनका मजमुआ जो है, उनका जो एडिशन है वो इस तरीके से ले सकते हैं। अब आखिरी चीज़ हमको देखना है कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, मतलब आप उनकी तफरीक कैसे करोगे। ओके, मान लो कि आपको एक वेक्टर ए बार दिया जाए और उसमें से आपको एक दूसरा वेक्टर बी बार माइनस करना है, तो ये कैसे होगा? तो देखो ये कैसे होगा, इसका जवाब यानी इसको समझाने के लिए मैं आपको नंबरों का एक तरीका बता देता हूँ। देखो मान लो कि आपके पास एक नंबर है 3 और आपको उसमें से 5 को निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 3 में से आपको 5 को निकालना है, तो मैं उसको एक आसान आइडिया ऐसे करूँगा कि ये 3 तो ऐसे ही रहने दूंगा और इसके अंदर मैं प्लस करूँगा -5 को। आप देखो मैंने क्या किया हूँ, मुझे 3 में से 5 को निकालना था लेकिन मैंने 3 में ऐड किया -5। ओके, तो अब अगर आपके दिमाग में आ गया हो कि एक नंबर में से दूसरा नंबर अगर आपको निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा जो नंबर है आप उसका निगेटिव लेंगे और वो जो निगेटिव है वो पहले वाले नंबर में ऐड कर देंगे। मतलब सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली एडिशन ही होता है, लेकिन उसके अंदर आपको सेकंड जो नंबर है उसका निगेटिव नंबर लेना होता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम वेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो, आपको a माइनस बी बार ये मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, a बार माइनस बी बार ये जो चीज़ है आप इसको लेंगे a बार और उसमें प्लस करेंगे सेकंड वेक्टर का निगेटिव। सेकंड वेक्टर का निगेटिव मतलब माइनस बी बार, एकदम सिंपल है। तो a में से b बार को अगर घटाना हो, निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, a बार में ऐड कर देंगे b बार का निगेटिव। तो ये थी कहानी सब्ट्रैक्शन की। तो अगर इस तरह से आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अब इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसा करेंगे, तो देखो बहुत आसान है वो भी। सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर ये वाला है, इसका नाम है a बार। ओके, और सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये आपका b बार है, ऐसे। ओके, अब आप लोग एक चीज़ देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जो वेक्टर आपका बनेगा ये होगा a बार प्लस b बार, क्योंकि आपने क्या करी, इसके टेल के साथ में फाइनल वाले का हेड जो है वो जोड़ दिए। तो ये जो बन गया अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ जो बना, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये a बार प्लस b बार हो गया। अगर आपको a बार और b बार का सब्ट्रैक्शन निकालना है तो अब आप क्या करो, सेकंड वाला जो वेक्टर है उसका निगेशन ले लो। अब अगर ये b बार है तो इसका निगेशन कौन सा होगा,
वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था निगेटिव वेक्टर्स के तौर पे। निगेटिव वेक्टर का मतलब रहेगा जो इस वेक्टर के साथ एकदम अपोजिट जाएगा, इधर उतना ही मैग्नीट्यूड वाला निगेटिव वेक्टर। तो आप बी बार का निगेटिव वेक्टर लेंगे। सपोज करो कि आपने बी बार का निगेटिव वेक्टर लिया और वो ये ऐसा बना इस तरफ, मतलब यही डायरेक्शन के अंदर ऐसा जाएगा अपोजिट बिल्कुल, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, -b। लेकिन अब आप एक चीज देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको निगेशन करना है, निगेटिव लेना है, यानी एक में से दूसरा घटाना है, तो आप ऐड करोगे निगेटिव को। तो अब आप क्या करो, आपका a बार वेक्टर यहां से यहां तक है और -b बार वेक्टर यहां से यहां तक है। आपको ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा ये आएगा a बार -b बार। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो, अगर एक वेक्टर a बार ये है और दूसरा वेक्टर b बार ऐसा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो वो ये आंसर आएगा, ये नहीं ऐसे सीधे सीधे। और अगर आपको a बार में से b बार को घटाना है तो आप इसी लाइन को वापस लेके जाएंगे पीछे उतना ही दूर तक, वो -b बार होगा और फिर ये -b बार के अंदर आप इस a बार को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ये आएगा, तो a बार -b बार, यानी इसका मतलब टोटल मिलाकर क्या होता है, a बार -b बार हमेशा ये होगा a बार +-b बार। ओके, तो ये थी कहानी वेक्टर्स के अलग अलग ऑपरेशंस की। और कौन कौन से ऑपरेशंस हमने देखे, तो हमने 3 ऑपरेशंस अलग अलग देखे। हमने देखा कि किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते। जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते तो वो उतने पट बढ़ जाता उसका मैग्नीट्यूड। ओके, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने पट वो नंबर बढ़ जाएगा, वो वेक्टर उतना बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड उसका। फिर हमने देखा कि वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड है, यानी a बार, ये b बार, इसकी पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दो, बाद में पहले वाले वेक्टर का टेल दूसरे वाले वेक्टर का हेड, दोनों को जोड़ दो, ये a बार +b बार है। फिर हमने देखा कि दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उनको सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सिंपल वे ये यूज करेंगे कि अगर आपको a बार में से b बार को घटाना है तो हम a बार में b बार का निगेटिव जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, a बार में b बार का निगेटिव ऐड कर देंगे, इसलिए हमने a बार को ऐसे ही रहने दिया, इस b बार को निगेटिव कर दिए। जब इसको निगेटिव कर दिया तो फिर निगेटिव को इसके साथ मिला लो, जैसे ही दोनों को मिलाएंगे ये आंसर आ जाएगा और ये होगा a बार -b बार। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो सब समझ में आया होगा और जो होमवर्क मैंने आपको दिया वो भी आप कर लोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं इसकी उसमें जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।